ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3, लेबर मार्केट। लेबर मार्केट मीन्स लेबर डिमांड इक्वल्स टू लेबर सप्लाई। तो लेबर मार्केट से हम डिटरमाइन क्या करते थे, लेबर मार्केट हमें आंसर करता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम जो आउटपुट है, जो आपकी कंट्री जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, इसका आंसर हमें कौन देता है, लेबर मार्केट हमें आंसर देता है। उसके बाद जो हमने मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर 5 के अंदर, वो था गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। तो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम इन चैप्टर नंबर 4 मीन सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 हमें आंसर दे रहा होता है इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट। आपकी कंट्री के अंदर जो इंटरेस्ट रेट आपका डिटरमाइन हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है, वो हो रहा है गुड्स मार्केट से। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पावर्स आंसर देती हैं रियल इंटरेस्ट रेट का। अब जब रियल इंटरेस्ट रेट गुड्स मार्केट दे रही है और आउटपुट का आंसर आपको मिल रहा है चैप्टर नंबर 3 से, तो चैप्टर नंबर 7 आपको क्या आंसर देता है, चैप्टर नंबर 7 मनी डिमांड और मनी सप्लाई हमें आंसर देता है प्राइस लेवल का। आपकी कंट्री में प्राइस लेवल डिटरमाइन होता है एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम से। ठीक है। तो एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम हमें आंसर दे रहा होता है प्राइस लेवल का। ठीक है। ठीक है, अब हम आते हैं एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम पे। अभी हमने अंडरस्टैंड किया मनी सप्लाई कर्व ऑलवेज वर्टिकल शेप। तो वाई मनी सप्लाई कर्व वर्टिकल शेप, बिकॉज मनी सप्लाई टोटली कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक। फिर हमने अंडरस्टैंड किया मनी डिमांड कर्व। तो मनी डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप, क्योंकि मनी डिमांड कर्व का रिलेशन रियल इंटरेस्ट रेट के साथ क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज मीन्स रिटर्न्स ऑन अल्टरनेटिव एसेट इंक्रीज, मनी डिमांड डिक्रीज। रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, रिटर्न ऑन अल्टरनेटिव एसेट डिक्रीज, मनी डिमांड इंक्रीज। ठीक है। अब देखें 5% रियल इंटरेस्ट रेट के ऊपर मनी सप्लाई हमारे पास कितनी है, 4 बिलियन है। और 5% रियल इंटरेस्ट रेट पे मनी डिमांड कितनी है, 3 बिलियन है। तो 5% रियल इंटरेस्ट रेट के ऊपर मनी सप्लाई इज ग्रेटर देन मनी डिमांड। और 2% रियल इंटरेस्ट रेट, 1% रियल इंटरेस्ट रेट, इन दोनों के ऊपर मनी डिमांड हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन मनी सप्लाई। तो मनी डिमांड ग्रेटर देन मनी सप्लाई एट 1% एंड 2%। तो जब भी मनी सप्लाई ग्रेटर देन मनी डिमांड हो, रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है। और जब भी मनी डिमांड ग्रेटर देन मनी सप्लाई हो, रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। देखिए ये किस तरह होता है और इसे हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। देखिए मनी सप्लाई फिक्स है, सिर्फ सेंट्रल बैंक इंक्रीज और डिक्रीज करता है। ठीक है। अगर कंट्री के अंदर रियल इंटरेस्ट रेट आपका 1% है, तो 1% पे हम जो इंडिविजुअल्स और बिजनेस हैं वो कितना अमाउंट विलिंग टू होल्ड है, 7.5 बिलियन। और जो सेंट्रल बैंक है वो कितना अमाउंट सप्लाई कर रहा है, 4 बिलियन सप्लाई कर रहा है। तो मनी सप्लाई कम है, मनी डिमांड आपकी क्या है, ज़्यादा है। तो मनी डिमांड और मनी सप्लाई पावर्स इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगे। इंटरेस्ट रेट किस तरह इंक्रीज होगा और इनका रिस्पॉन्स क्या होगा, अब हम इस पॉइंट के ऊपर हैं। तो अब मनी सप्लाई तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने फिक्स कर रखा है। मनी सप्लाई लेस देन मनी डिमांड है, तो ये इंटरेस्ट रेट आपका क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। इंटरेस्ट रेट कब तक इंक्रीज होगा, उस वक्त तक इंक्रीज होगा जब तक मनी डिमांड और मनी सप्लाई आपकी इक्वल ना हो जाए। तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, उससे मनी सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मनी डिमांड क्या होगी आपके पास, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। मूवमेंट अलोंग द कर्व होगा मनी डिमांड कर्व में। और ये कब तक रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, जब तक मनी डिमांड और मनी सप्लाई इक्वल ना हो जाए। ठीक है। तो जिस पॉइंट पे मनी डिमांड और मनी सप्लाई इक्वल होते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम और मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। अब अगर एसेट मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट 5% है, तो 5% सप्लाई 4 बिलियन, और 5% पे मनी डिमांड कितनी है आपके पास, 2 बिलियन। अब मनी सप्लाई ग्रेटर देन मनी डिमांड, तो मनी सप्लाई और मनी डिमांड फोर्सेस रियल इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करेंगे। ये कब तक डिक्रीज होगा, जब तक मनी डिमांड और मनी सप्लाई इक्वल ना हो जाए। तो मनी डिमांड इक्वल्स टू मनी सप्लाई का मतलब क्या है, एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम। और इस पॉइंट पे जो इंटरेस्ट रेट होता है इसे हम कहते हैं एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम रियल
इंटरेस्ट रेट। तो एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम मींस मनी डिमांड इक्वल्स टू मनी सप्लाई। जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर होती है तो ऑल मार्केट्स क्या होती हैं आपकी, इक्विलिब्रियम पर होती है। तो ए पॉइंट का मतलब क्या है कि जितनी आपकी मनी डिमांड है उतनी मनी सप्लाई है, एम डी इक्वल्स टू एम एस। अब देखें एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि डिमांड फॉर मॉनेटरी एसेट्स और डिमांड फॉर नॉन मॉनेटरी एसेट्स ये इक्वल किस चीज़ के हैं, सप्लाई ऑफ मॉनेटरी एसेट्स इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट्स। यानी कि जितने भी आपके एग्रीगेट्स हैं, मॉनेटरी एग्रीगेट्स हमने जो पढ़ा था M1 M2 M3, इन सब की सप्लाई और इन सब की डिमांड एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम चेंज किस तरह होता है, चेंजेस एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम में अकर होती हैं ड्यू टू फैक्टर्स ऑफ मनी डिमांड एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अब मनी सप्लाई कोई फैक्टर चेंज नहीं करता, बट इफ सेंट्रल बैंक इंक्रीज और डिक्रीज मनी सप्लाई, तो सेंट्रल बैंक अगर मनी सप्लाई इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे, एसेट मार्केट का क्या रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो मनी सप्लाई अगर सेंट्रल बैंक इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, मनी सप्लाई कर्व वर्टिकली शिफ्ट राइटवर्ड। तो इसे हम एक्सप्लेन किस तरह करते हैं, तो मनी सप्लाई कर्व शिफ्ट वर्टिकली राइटवर्ड MS1 टू MS2। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट 3% था, 3% पे पहले मनी डिमांड और मनी सप्लाई दोनों 4 बिलियन थी। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सिचुएशन सेंट्रल बैंक ने 3% रियल इंटरेस्ट रेट पे मनी सप्लाई इंक्रीज करके कितना कर दिया, 6 बिलियन कर दिया। तो अब मनी सप्लाई 6 बिलियन है बट 3% रियल इंटरेस्ट रेट पे मनी डिमांड कितनी है, 4 बिलियन है। तो मनी सप्लाई ग्रेटर देन मनी डिमांड, अब मार्केट फोर्सेस करेंगे क्या, रियल इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करेंगे। तो रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा, और कब तक डिक्रीज होगा, जब तक मनी डिमांड और मनी सप्लाई इक्वल ना हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई इंक्रीज करता है तो इसका इम्पैक्ट क्या आता है एसेट मार्केट के ऊपर, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाता है। इसी तरह अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को डिक्रीज कर दे, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सिचुएशन अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई डिक्रीज कर दे तो इसका मतलब क्या हुआ, मनी सप्लाई का वर्टिकली शिफ्ट लेफ्टवर्ड। तो इनिशियली हम ए पॉइंट के ऊपर थे, मनी डिमांड 4 बिलियन, मनी सप्लाई 4 बिलियन। सेंट्रल बैंक ने 4% 3% रियल इंटरेस्ट रेट के ऊपर मनी सप्लाई 4 बिलियन से कितनी कर दी, 3 बिलियन कर दी। तो जब सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई 3 बिलियन कर दी तो अब मार्केट फोर्सेस किस तरह रिस्पॉन्स करेंगे, मनी डिमांड 3% रियल इंटरेस्ट रेट पे अभी भी 4 बिलियन ही है, ठीक है, मनी सप्लाई 3 बिलियन है। तो मनी डिमांड ग्रेटर देन मनी सप्लाई, मार्केट फोर्सेस रियल इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगे, रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता जाएगा, मनी सप्लाई पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से मनी डिमांड कम होती जाएगी। और इंटरेस्ट रेट कब तक बढ़ेगा, जब तक न्यू इक्विलिब्रियम आपका रीस्टोर ना हो जाए। तो सेंट्रल बैंक अगर मनी सप्लाई डिक्रीज करेगा तो मार्केट फोर्सेस की वजह से रियल इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और सेंट्रल बैंक अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करता है तो रियल इंटरेस्ट रेट आपका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मनी सप्लाई से एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम का क्या रिस्पॉन्स होता है। अब हम आते हैं फैक्टर्स ऑफ मनी डिमांड, किस तरह इंटरेस्ट रेट को चेंज करते हैं, ठीक है। तो मनी डिमांड के हमने 9 फैक्टर्स को डिस्कस किया था, हर फैक्टर की वजह से एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम आपका क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो ये 9 फैक्टर्स से प्राइस लेवल, रियल इनकम, वेल्थ, रिस्क ऑन अल्टरनेटिव एसेट्स, efficiency in payment methods, nominal interest rate, liquidity on alternative asset and future inflation। तो कुछ वेरिएबल से मनी डिमांड राइज हो रही है, कुछ वेरिएबल से मनी डिमांड फॉल हो रही है, ठीक है। हम दो वेरिएबल्स लेते हैं और उनका इम्पैक्ट देखते हैं। एक प्राइस लेवल ले लेते हैं, प्राइस लेवल से मनी डिमांड आपके राइज हो रही है, और दूसरा हम ले लेते हैं फ्यूचर इन्फ्लेशन, फ्यूचर इन्फ्लेशन से मनी डिमांड डिक्रीज हो रही है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइस लेवल इंक्रीज और एनी फैक्टर दैट इंक्रीज मनी डिमांड। इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट 3% है, 3% पे मनी डिमांड 4 बिलियन, मनी सप्लाई 4 बिलियन। करंट प्राइस लेवल इंक्रीज इन प्राइस लेवल लीड्स टू इंक्रीज इन मनी डिमांड। मनी डिमांड इंक्रीज, मनी डिमांड करो शिफ्ट राइट टू आप MD1 MD
टू। इसका मतलब क्या हुआ कि अब 3% रियल इंटरेस्ट रेट पे इंडिविजुअल्स और बिजनेस विलिंग टू मनी डिमांड कितना है, 7 बिलियन है, बट मनी सप्लाई आपकी कितनी है, 4 बिलियन है। अब क्या होगा आपके पास, प्राइस लेवल जैसे ही बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ना हो शुरू हो जाएगा। मनी सप्लाई पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि मनी सप्लाई तो सेंट्रल बैंक की तरफ से फिक्स है। तो प्राइस लेवल आपका राइज होगा, कब तक राइज होगा, प्राइस लेवल के राइज होने से मनी डिमांड आपकी बढ़ गई ना, तो मनी डिमांड बढ़ गई, मनी डिमांड ग्रेटर देन मनी सप्लाई, तो मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई फैक्टर्स रियल इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगे। रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा, मनी डिमांड दोबारा कम होती जाएगी। तो रियल इंटरेस्ट रेट कब तक बढ़ेगा, जब तक मनी डिमांड और मनी सप्लाई दोबारा इक्विलिब्रियम को रिस्टोर ना कर ले। तो न्यू इक्विलिब्रियम रिस्टोर एट सी पॉइंट पे इंटरेस्ट रेट क्या हो गया आपके पास, इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसेट मार्केट के अंदर अगर प्राइस लेवल बढ़ जाए तो प्राइस लेवल बढ़ने से मनी डिमांड आपका इंक्रीज हो जाता है। मनी डिमांड इंक्रीज हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है और न्यू इक्विलिब्रियम सेट होता है हाई रियल इंटरेस्ट रेट के ऊपर। ठीक है, तो करंट सर सर यस, जो मनी डिमांड का जो रिलेशन है इंटरेस्ट के साथ वो तो नेगेटिव है, तो कैसे बढ़ेगा? इंटरेस्ट देखें रेट कैसे बढ़ गया? प्राइस लेवल बढ़ा ना, देखो प्राइस लेवल आपका इंक्रीज हुआ है, मनी डिमांड जो बढ़ी वो किससे बढ़ी है, प्राइस लेवल से ना। देखें प्राइस लेवल आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है, प्राइस लेवल इंक्रीज होने से मनी डिमांड आपकी बढ़ गई, मनी डिमांड कर्व क्या हो गया, शिफ्ट हो गया राइट वर्ड। अब मनी डिमांड के बढ़ने से एसेट मार्केट के अंदर डिसइक्विलिब्रियम आ गया है। वो डिसइक्विलिब्रियम क्या हमें शेप शो कर रहा है, वो शेप क्या शो कर रहा है कि अब मनी डिमांड आपके पास क्या है, ग्रेटर देन मनी सप्लाई। ये इफेक्ट किस चीज का है, ये प्राइस लेवल का है। अब मार्केट फोर्सेस रिस्पॉन्स करेंगे, मार्केट फोर्सेस क्या रिस्पॉन्स करेंगे कि मनी डिमांड ग्रेटर देन मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई को तो कोई कुछ कर नहीं सकता। अब मनी डिमांड ग्रेटर देन मनी सप्लाई के अंदर जो फोर्सेस हैं डिमांड और सप्लाई के, वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगे। अब इंटरेस्ट रेट आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है मनी डिमांड कर्व में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, यानी कि मनी डिमांड अब क्या हो रही है आपके पास, डिक्रीज हो रही है। इंटरेस्ट रेट कब तक बढ़ेगा, मनी डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन कब तक आएगी, जब तक न्यू इक्विलिब्रियम रीस्टोर नहीं होगा। ठीक है, तो प्राइस लेवल बढ़ने से मनी डिमांड बढ़ी, मनी डिमांड के बढ़ने से क्या हुआ आपके पास, रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ, तो न्यू इक्विलिब्रियम आपका रीस्टोर हुआ आपका हाई रियल इंटरेस्ट रेट के ऊपर। ठीक है, मनी डिमांड जो बढ़ी है वो तो प्राइस लेवल से बढ़ी है, प्राइस लेवल बढ़ने से मनी डिमांड बढ़ी, फिर इंटरेस्ट रेट आपका इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो एसेट मार्केट में जब प्राइस लेवल बढ़ता है तो पहले क्या होता है, मनी डिमांड बढ़ जाती है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसी तरह दूसरे फैक्टर्स हैं, सबका सेम इम्पैक्ट होता है। रियल इनकम पॉजिटिव रिलेशन है, वेल्थ का पॉजिटिव रिलेशन है, रिस्क ऑन अल्टरनेटिव एसेट पॉजिटिव है, नॉर्मल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव है। तो इन तमाम पॉजिटिव फैक्टर की वजह से मनी डिमांड का शिफ्ट हो गया राइट वर्ड, उसके बाद क्या होगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। ठीक है, अब देखें बाकी जो फैक्टर्स हैं वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं मनी डिमांड के ऊपर। देखिए मनी डिमांड में क्या बिहेवियर होगा, रिस्क ऑन लिक्विडिटी ऑफ अल्टरनेटिव एसेट इंक्रीज। ठीक है, तो अल्टरनेटिव एसेट में लिक्विडिटी बढ़ जाए या फ्यूचर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाए या एफिशिएंसी इन पेमेंट मेथड्स, इन सब से मनी डिमांड आपकी डिक्रीज हो जाती है। मनी डिमांड डिक्रीज का मतलब क्या है, मनी डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। अब एसेट मार्केट में जो इक्विलिब्रियम था वो ए पॉइंट के ऊपर था, ए पॉइंट के ऊपर मनी डिमांड और मनी सप्लाई इनिशियल क्या था, 4% मनी डिमांड है, 4% मनी सप्लाई है। अब मनी डिमांड आपकी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज क्यों हो रही है, ड्यू टू फ्यूचर इन्फ्लेशन और ड्यू टू लिक्विडिटी ऑन अल्टरनेटिव एसेट्स। मनी डिमांड डिक्रीज का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट रेट 3% है, 3% पे अब लोग विलिंग टू मनी डिमांड कितना कर रहे हैं, 3 बिलियन कर रहे हैं, तो 3 बिलियन ये मनी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, और 3.5 बिलियन मनी डिमांड कर रहे हैं, बट मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक ने फिक्स रखी हुई है, वो कितनी है, 4 बिलियन। तो फ्यूचर इन्फ्लेशन इंक्रीज होने की वजह से एसेट मार्केट के अंदर मनी सप्लाई क्या हो गई, ग्रेटर देन मनी
डिमांड। तो जब भी मनी सप्लाई ग्रेटर देन मनी डिमांड होता है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस रियल इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करते हैं। तो अब यहाँ पर रियल इंटरेस्ट रेट आपका डिक्रीज हो रहा है। रियल इंटरेस्ट रेट कब तक डिक्रीज होगा? जब तक इक्विलिब्रियम रीस्टोर ना हो जाए। तो न्यू इक्विलिब्रियम आपका रीस्टोर हो रहा है सी पॉइंट के ऊपर। तो सी पॉइंट का मतलब क्या है? अब जो इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट है वो 3% है, ठीक है। तो एसेट मार्केट में एनी फैक्टर दे डिक्रीज मनी डिमांड का मतलब क्या है? रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज। और इंक्रीज मनी डिमांड का मतलब क्या है? रियल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, ठीक है। तो एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम मींस मनी डिमांड इक्वल्स टू मनी सप्लाई, ठीक है। तो अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ये चैप्टर नंबर 7 है, और इसको आप क्लिक करोगे तो ये डॉक्यूमेंट आपका ओपन होगा, एसेट मार्केट इक्विलिब्रियम मनी एंड प्राइसेस। तो ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। इसके लास्ट के अंदर न्यूमेरिक क्वेश्चंस भी हैं, रिव्यू क्वेश्चंस भी हैं और एनालिटिकल क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, ये रिव्यू क्वेश्चंस हैं। अगर आप देखोगे तो ये सारे रिव्यू क्वेश्चंस आपके रेंज में है ना, कुछ रेंज में नहीं है, तो अभी न्यूमेरिकल की वजह से आपके रेंज में आ जाएंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं और हम उन फंक्शंस को हम अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें लिखा हुआ मनी डिमांड इन एन इकोनॉमी इन विच नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन मनी। तो मनी डिमांड हमें गिवन है, मनी डिमांड फंक्शन गिवन है। मनी डिमांड फंक्शन क्या एक्सप्लेन कर रहा है? एम डी ओवर पी इक्वल्स टू 500 प्लस 0.2 बाय माइनस 1000 आई। पी प्राइस लेवल है, वाई आउटपुट है, रियल इनकम है, आई हमारे पास क्या है? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब ये फंक्शन कौन सा है? नॉमिनल मनी डिमांड है कि रियल मनी डिमांड फंक्शन है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो मनी डिमांड फंक्शन यहाँ पर हमारे पास रह गया था। नॉमिनल मनी डिमांड फंक्शन का मतलब क्या होता है और रियल मनी डिमांड फंक्शन का मतलब क्या होता है? एम डी इज सिंबल ऑफ मनी डिमांड। अगर एम डी डिवाइड बाई पी है तो इसका मतलब क्या है? रियल मनी डिमांड फंक्शन। अगर एम डी प्राइस लेवल से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? नॉमिनल मनी डिमांड फंक्शन। रियल मनी डिमांड फंक्शन का मतलब क्या होता है? मनी डिमांड एडजस्टेड विद प्राइस लेवल, ठीक है। तो ये नॉमिनल मनी डिमांड फंक्शन है। एम डी इज सिंबल ऑफ मनी डिमांड, पी इज प्राइस लेवल, एल मैथमेटिकल सिंबल है जो शो कर रहा होता है फंक्शन को, इनपुट रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट। तो एल का कोई रोल नहीं है, सिंपल ये मैथमेटिकल साइन ऑफ फंक्शन है। जब हम सॉल्व करते हैं तो एल को हम हटा देते हैं। वाई इज रियल इनकम और स्मॉल आई इज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। हमें मालूम है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट किसकी इक्वल होता है? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इक्वल होता है रियल इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, ठीक है। तो नॉमिनल मनी डिमांड फंक्शन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो नॉमिनल मनी डिमांड फंक्शन इज एम डी मनी डिमांड इक्वल्स टू प्राइस लेवल मल्टीप्लाई बाय रियल इनकम, रियल इंटरेस्ट रेट प्लस फ्यूचर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? नॉमिनल मनी डिमांड फंक्शन। तो व्हाट इज रियल मनी डिमांड फंक्शन? किसी भी वेरिएबल को जब हम रियल टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम करते क्या है? प्राइस से डिवाइड कर देते हैं, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी। तो ये नॉमिनल मनी डिमांड फंक्शन है। अगर इसको हम प्राइस से डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो इस साइड में क्या होगा? एम डी ओवर पी आ जाएगा, और इस साइड पे क्या होगा? ये पी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी यहाँ से निकल जाएगा। तो रियल मनी डिमांड फंक्शन हमारे पास क्या होता है? एम डी ओवर पी, एल मैथमेटिकल सिंबल है, वाई इज इनकम और रियल इंटरेस्ट रेट, और ये हमारे पास क्या है? इन्फ्लेशन। तो ये जो हमें फंक्शन गिवन था क्वेश्चन के अंदर, ये फंक्शन कौन सा था? ये रियल मनी डिमांड फंक्शन था। इसके एम डी ओवर पी है और इस तरफ पी नहीं है। इस तरफ पी ना होने का मतलब क्या है? ये रियल मनी डिमांड फंक्शन है, क्योंकि रियल मनी डिमांड फंक्शन एडजस्टेड होता है प्राइस से। तो जो वेरिएबल प्राइस लेवल से एडजस्टेड होता है उस वेरिएबल को प्राइस के बढ़ने या कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइस से एडजस्टेड होता है। तो रियल मनी डिमांड फंक्शन हमें गिवन है। अब हमें ए पार्ट में करना क्या है? फाइंड रियल मनी डिमांड, नॉमिनल मनी डिमांड एंड वेलोसिटी, ठीक है।
तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं रियल मनी डिमांड एंड नॉमिनल मनी डिमांड। रियल मनी डिमांड फंक्शन हमें गिवन है, y हमें गिवन है, i हमें गिवन है। तो सिंपली हमें करना क्या है, y और i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल मनी डिमांड फंक्शन आ जाएगा। तो रियल मनी डिमांड फंक्शन का मतलब क्या होगा, 500 प्लस 0.2 y गिवन है हमें 1000 माइनस 1000 i गिवन है 1%, यानी कि 10%। तो 0.2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, 500 आ जाएगा, 500 प्लस ये 500 है, तो 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10% से और उसको हम माइनस कर देंगे 1000, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल मनी डिमांड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो रियल मनी डिमांड हमारे पास आ जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है नॉमिनल मनी डिमांड। तो नॉमिनल मनी डिमांड क्या होता है, अगर रियल मनी डिमांड फंक्शन को हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, हमारे पास आंसर आता है नॉमिनल मनी डिमांड। क्योंकि नॉमिनल मनी डिमांड फंक्शन को जब हमने रियल मनी डिमांड में कन्वर्ट किया था तो हमने क्या किया था, प्राइस से डिवाइड कर दिया था। अब रियल मनी डिमांड को हमने कन्वर्ट करना है नॉमिनल में, तो अब हम रियल मनी डिमांड को क्या करेंगे, प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लाइक ये हमारे पास इक्वेशन थी न्यूमेरिकल नंबर 1। तो नॉमिनल मनी डिमांड हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमने रियल मनी डिमांड फंक्शन कैलकुलेट कर लिया, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, एम डी ओवर पी इज रियल मनी डिमांड। तो नॉमिनल मनी डिमांड के लिए हम रियल मनी डिमांड को मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस लेवल से। तो जो भी रियल मनी डिमांड आ रहा है उसको हम प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉमिनल मनी डिमांड और स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही मनी डिमांड है और यही मनी सप्लाई है। ठीक है, अब हम आते हैं वेलोसिटी के ऊपर। ये वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी को सर जैसे अगर मेरा रियल मनी डिमांड 660 आ रहा है उसको मैं डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगी नॉमिनल मनी नॉमिनल डिमांड के मनी लिए, डिमांड, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूंगी बल्कि। मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 600 आ रहा है आपका रियल मनी डिमांड, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 60,000 आपके पास क्या आ जाएगा, नॉमिनल मनी डिमांड। 500 आ रहा है तो उसको 1000 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 500,000 आपके पास क्या आ जाएगा, जो मल्टीप्लाई करोगे जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, नॉमिनल मनी डिमांड। ठीक है, तो नॉमिनल मनी डिमांड का मतलब क्या होता है, प्राइस से एडजस्ट नहीं होता है, उसके अंदर प्राइस से मल्टीप्लाई करना होता है ना। और रियल मनी डिमांड में प्राइस होता नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी प्राइस से एडजस्टेड होता है, प्राइस से हमने क्या किया होता है, उसे डिवाइड किया होता है। ठीक है, ठीक है, ये वेलोसिटी क्या होता है ये हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो वेलोसिटी को हम अंडरस्टैंड करते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी फाइनेंस की बहुत फेमस थ्योरी है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की बहुत ज़्यादा आपके पास क्या है, एक्सप्लेनेशन हैं। जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, हर स्कूल ऑफ थॉट ने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को एक्सप्लेन किया है। और जो मनी के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के ऊपर हम सब में हम अंडरस्टैंड करते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और क्यूटीएम। ठीक है, तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को क्यूटीएम भी कहा जाता है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक्सप्लेन करती है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड मनी सप्लाई। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कौन सी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बता रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ मैं बेसिक क्लासिकल्स की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो क्लासिकल्स क्या कहते हैं, क्लासिकल्स कहते हैं कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर है तो वाई आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्योंकि हमने वाई हमने पढ़ा था फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पर है तो फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट जो कर्व हमने पढ़ा था वो वर्टिकल शेप होता है, यानी कि जितने भी लेबर्स होते हैं उन सबको आपने यूज कर लिया तो जो आउटपुट है वो आपके पास क्या है, पोटेंशियल आउटपुट है, आप इससे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो क्यूटीएम कहता है कि अगर वाई कांस्टेंट है और वी कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस लेवल और मनी सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है। यानी कि जो मनी सप्लाई या मनी डिमांड प्राइस लेवल के साथ प्रोपोर्शनल जो रिलेशन होता है इसे एक्सप्लेन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी करता है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें एम का मतलब क्या है, मनी सप्लाई, वी का मतलब क्या है, वेलोसिटी, पी का मतलब है प्राइस लेवल और वाई का मतलब क्या है, रियल इनकम और रियल
आउटपुट। अब पी और एम का अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन है तो वो उसी वक्त ही सेटिस्फाई होगा जब आप वी और वाई को क्या अज्यूम करो, कांस्टेंट। तो वी और वाई आपका कांस्टेंट अगर हैं तभी ये आपकी स्टेटमेंट वेरीफाई होगी कि प्राइस 10% बढ़ेगा तो मनी सप्लाई 10% से राइज होगी, या मनी सप्लाई 10% से बढ़ेगी तो प्राइस 10% से इंक्रीज होगी। क्योंकि अगर पी और वाई के अलावा अगर इन दोनों में भी कोई चेंजेस आ रहे हैं वाई और वी में, तो प्राइस और वाई का प्रोपोर्शनल रिलेशन आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो वाई और एम, पी और एम में अगर डायरेक्ट और प्रोपोर्शनल रिलेशन है तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की ये जो अजम्पशन है वी एंड वाई कांस्टेंट, ये आपकी क्या है, वैलिड है। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक्सप्लेन करती है रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल। और क्या रिलेशन एक्सप्लेन करती है, प्रोपोर्शनल रिलेशन को एक्सप्लेन करती है। और उसकी अजम्पशन क्या होती है, वी एंड वाई इज कांस्टेंट। तो ये था हमारे पास क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बेसिक वर्जन। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से हम अंडरस्टैंड करते हैं वी। वी सिंबल ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी। अगर यहाँ से हम वी निकालते हैं तो वी का मतलब क्या है, एम। एम यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एम इक्वेशन के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा आपका, डिवाइड हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, P मल्टीप्लाई बाय वाई आवर एम। तो वेलोसिटी का मतलब क्या है, पी वाई डिवाइड बाय एम। अब देखें, अब ये लिखा हुआ है P इंटू वाई और एम, ठीक है। मैथमेटिक्स मुझे अलाउ करता है मैं P इंटू वाई में से P पहले भी लिख सकता हूँ और बाद में भी लिख सकता हूँ, यानी कि वेलोसिटी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, वाई मल्टीप्लाई बाय पी आवर एम भी लिख सकता हूँ, और P इंटू वाई आवर एम भी लिख सकता हूँ। तो मैथमेटिक्स हमें अलाउ करता है किसी भी एक्सप्रेशन को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यूज करता हूँ और इस एक्सप्रेशन को फर्दर यूज करते हुए ये जो सप्लाई का इसे मैं चेंज कर देता हूँ डिवाइड से, तो जब मैं यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाऊंगा तो ये जो P नोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका, डिनोमिनेटर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका नोमिनेटर, यानी कि ये P ओवर एम, एम ओवर P बन जाएगा। और एम ओवर P का मतलब क्या हुआ, रियल मनी डिमांड। तो वेलोसिटी इक्वल किसकी हो गई, इनकम डिवाइड बाय रियल मनी डिमांड। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो। वेलोसिटी हम इनकम को रियल मनी डिमांड से डिवाइड करते हैं तब भी वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी पार्ट में हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना था। तो वेलोसिटी हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, y डिवाइड बाय रियल मनी या p इंटू एम डिवाइड बाय p इंटू वाई डिवाइड बाय एम, ठीक है। तो वेलोसिटी हम इनमें से किसी भी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी आंसर हमें क्या देती है, वेलोसिटी आंसर देती है कि हम अपनी कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं। ये जो सर्कुलेशन ऑफ मनी होता है इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मनी, ठीक है। देखें, वेलोसिटी की डेफिनेशन से अगर हम फॉर्मूले से हम देखें तो वेलोसिटी किस तरह हमें बता रही है कि गुड्स एंड सर्विसेज में हम कितना अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने वी निकाला है यहाँ से, ठीक है, ये वी हमने निकाला ना। तो वी किसके इक्वल हुआ, पी वाई डिवाइड बाय एम। अब ये वाई हमारे पास क्या था, रियल इनकम था। रियल इनकम और रियल आउटपुट का मतलब क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय प्राइस लेवल, ठीक है। तो वाई के डिनोमिनेटर में पी है और नॉमिनेटर आपके पास क्या है, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। तो जो डिनोमिनेटर में प्राइस लेवल है उस प्राइस लेवल से इस प्राइस लेवल को कैंसिल हमने अज्यूम किया, तो इसके नॉमिनेटर में सिर्फ क्या रह गया, वो नॉमिनल आउटपुट आपके पास रह गया। तो आउटपुट डिवाइड बाय एम क्या चीज़ है, मनी सप्लाई। तो आउटपुट डिवाइड बाय मनी सप्लाई, ये आंसर हमें क्या देता है, ये हमें आंसर देता है कि आपकी कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उस पर आप कितना अमाउंट स्पेंड कर रहे हो। ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या चीज़ है, वेलोसिटी इज सर्कुलेशन ऑफ मनी, और वेलोसिटी मेजर द नंबर ऑफ टाइम डॉलर इज स्पेंड इन द इकोनॉमी और हाउ मच मनी टर्न्स ओवर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मनी क्या शो कर रही होती है, सर्कुलेशन ऑफ मनी, आपकी कंट्री के अंदर कितना अमाउंट सर्कुलेट कर रहा है और आप अपनी कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना अमाउंट स्पेंड कर रहे हो, ठीक है।
तो रियल मनी हमने कैलकुलेट किया, नॉमिनल मनी हमने कैलकुलेट किया, और वेलोसिटी हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, v इक्वल्स टू पी वाई डिवाइड बाई एम। इस तरह भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। y भी गिवन है, p भी गिवन है, और m हमने निकाल लिया है। m का मतलब क्या है, नॉमिनल मनी सप्लाई है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो नॉमिनल मनी डिमांड है वही नॉमिनल मनी सप्लाई है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास मेथड क्या है वेलोसिटी कैलकुलेट करने का, हम y को डिवाइड कर दें रियल मनी डिमांड से जो हमने कैलकुलेट की हुई, तो इन दोनों से हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मनी आ जाएगी। सर आंसर सिंपल, वो अलग सेम अलग नहीं आ जाएगा? सेम आएगा, एक ही बात है, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, एक ही आंसर आता है, मैंने किया हुआ है, ठीक है। ये असाइनमेंट का भी क्वेश्चन है, देखें सी पार्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल गिवन इन पार्ट ए एंड अज्यूमिंग दैट द मनी डिमांड फंक्शन रिटर्न होल्ड, तो यही मनी डिमांड फंक्शन होल्ड कर रहा है। आपने बताना है हाउ वेलोसिटी अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन रियल इनकम, बाय इंटरेस्ट रेट, बाय एन इंक्रीज इन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, एंड बाय इंक्रीज इन प्राइस लेवल। तो प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट और इनकम के बढ़ने से वेलोसिटी पे क्या इम्पैक्ट आता है ये आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो वेलोसिटी आपने निकाल लिया था, वेलोसिटी पे आपने बताना है कि इनकम बढ़ेगी तो वेलोसिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा। वाई बढ़ने का मतलब क्या है कि आप मोर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इनकम बढ़ेगी। आप इसका आंसर किस तरह निकालोगे, आप इसके आंसर को आप प्रूफ करोगे इसी इक्वेशन से, है ना, इस इक्वेशन से। अब वाई अगर 1000 है, वाई इंक्रीज करोगे आप 1000 की जगह 2000 रख दो, तो वी का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो डिफरेंट आएगा कि नहीं आएगा, ये आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद प्राइस लेवल इंक्रीज करोगे, अब प्राइस लेवल का वेलोसिटी पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या है, वाई डिवाइड बाय एम ओवर पी, और एम ओवर पी का मतलब क्या है, रियल मनी डिमांड। रियल मनी डिमांड का प्राइस लेवल पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ये एडजस्टेड होता है प्राइस लेवल से, तो प्राइस लेवल से वेलोसिटी पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा। तीसरा आपके पास क्या है, इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट को आप इंक्रीज करें, 10% गिवन है उसको 20% करें, और उसके बाद आप देखें वेलोसिटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है। तो उस हाइपोथेटिकल जो आप क्वेश्चन आप करोगे, खुद से सॉल्व करोगे वैल्यूज डाल के, इंक्रीज और डिक्रीज का जो भी आंसर हो रहा होगा वो आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये था हमारे पास वेलोसिटी ऑफ मनी, एसेट मार्केट, इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें कोई क्वेश्चन आपने करना है तो आप करें। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8।